Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to start a new topic, that is marketing segmentation. This is our fifth topic of marketing management. अब यहाँ पे हम समझने वाले कि segmentation क्या होता है. Segmentation मतलब बेसिकली जैसे कि अगर आपने कभी पाई चार्ट देखा हो तो पाई चार्ट में जैसे कि हम ऐसे उसको अलाइन कर देते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बना देते हैं. अब उसी तरीके से हम अगर मार्केट का सेगमेंट बनाएं तो मार्केट के सेगमेंट्स हमें क्या पता चलता है. सो अगर हम बेसिकली फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो फिलिप कॉटलर ने क्या बोला कि अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कोई भी दो अलग अलग तरीके के बायर्स आ रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे, मार्केट सेगमेंटेशन. भले ही वो 2 कैटेगरीज हों या फिर 200 कैटेगरीज हों, बट अगर आपकी कैटेगरीज डिवाइड होती जा रही हैं तो वहां पे सेगमेंटेशंस बनते जा रहे हैं. तो सेगमेंटेशंस के बेसिस क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहला हो सकता है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन. मतलब क्या, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट कर रहे हो. सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने वाले हो तो इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.3 to 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है. तो क्या आप हर एक पर्सन को, हर एक कस्टमर को क्या आप अपना गुड्स या सर्विसेज सेल कर सकते हो? इफ नॉट देन यू हैव टू सेगमेंट योर मार्केट. सो मार्केट का सेगमेंटेशन का जैसे हम पहले देखा कि ज्योग्राफी के बेसिस पे कर रहे थे. तो मान लीजिए एज एन न्यू कंपनी अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उस न्यू प्रोडक्ट में मान लीजिए जैसे कि अगर मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी है मैंने मध्य प्रदेश में, तो क्या मैं मध्य प्रदेश से क्या मैं हिमाचल प्रदेश जा सकता हूँ सेल करने, क्या मैं तमिलनाडु जा सकता हूँ सेल करने, क्या मैं वेस्ट बंगाल जा सकता हूँ, या क्या मैं नॉर्थ ईस्ट तक मेरी सप्लाई चेन है. तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैं कितनी लंबी सप्लाई चेन रख सकता हूँ और कितने ज़्यादा लोगों को केटर कर सकता हूँ. सो एज स्टार्टअप कंपनी में जनरली स्टार्ट करूँगा कि मैं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट या लोकल स्टेट से स्टार्ट कर पाऊँ, ताकि मैं एटलीस्ट अपने स्टेट की, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे स्टेट की अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 22 करोड़ है तो क्या मैं 22 करोड़ लोगों में से क्या मेजर कस्टमर्स को क्या मैं अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूं? क्या मेरी इतनी बड़ी यूनिट है, क्या मेरी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि मैं उन सब के लिए अपना गुड्स या प्रोडक्ट बना सकूं? उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की कितनी दूर तक या किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में मेरे को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है. उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एज एन इंडियन पर्सन मैं इंडियन कंपनी मैं रेनकोट बना रहा हूँ, तो इंडिया में मैं रेनकोट पूरे 12 महीने सेल नहीं कर सकता. तो जो मेरा मार्केट रहेगा वो सिर्फ 3 से 4 महीने का मार्केट रहेगा, बिकॉज जो मानसून सीजन आता है उसी टाइम पे मैं अम्ब्रेला सेल कर पाऊंगा या रेनकोट सेल कर पाऊंगा. तो अगर मेरे को कोई ऐसे अगर मेरे को ये 12 मंथ तक बिजनेस करना है, सो मैं क्या देखूंगा कि इंडिया में जो इंडिया में जो मानसून सीजन आता है वो मानसून सीजन आता है मेजरली 3 से 4 महीने. बट कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक मानसून रहता है या फिर उनके में 12 मंथ्स तक मानसून सीजन रहता है, मतलब रिकरिंग सीजन्स होते हैं वहाँ पे. तो उसके बेसिस पे मैं ज्योग्राफी डिसाइड कर सकता हूँ. उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी. डेमोग्राफी में जो मैं सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स लूँगा, दैट विल बी एज एंड जेंडर. एज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए मैं एल्कोहलिक अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अगर मेरी लिकर कंपनी है तो एज ए लिकर कंपनी मैं 18 से जो छोटे हैं या फिर जो 20 ईयर्स से जो माइनर्स होते हैं बेसिकली, उन माइनर्स को मैं एल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता हूँ. सो सबसे पहले मेरे मार्केटिंग सेगमेंटेशन में वो एलिमिनेट हो जाएंगे. उसके बाद मैं जेंडर वाइज भी देख सकता हूँ, इसी सिमिलर प्रोडक्ट को मैं जेंडर वाइज भी देख सकता हूँ, बिकॉज जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एल्कोहलिक कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जनरली मेल ज़्यादा होते हैं, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल कंज्यूम नहीं करते हैं, फीमेल्स ऑल्सो कंज्यूम, बट अगर हम रेशो देखेंगे तो ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो मेल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. सिमिलरली हम उसको अगर अगर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो सेल होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं. जो हम एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स या रिलेटेड टू फेयरनेस या रिलेटेड टू एक्ने, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट, सोशो साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल सेगमेंटेशन भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स में दैट इंडिया इज़ अ कल्चर डाइवर्सिफाइड कंट्री. तो इंडिया में बिकॉज बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कि आज ही गूगल ने, आपने देखा होगा कि गूगल ने आज ही संस्कृत में ट्रांसलेशंस लॉन्च करें. सो रीज़न क्या है उसका? बिकॉज इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं, बिकॉज इंडिया में हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती, इंडिया में हर जगह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं बोली जाती है. सो इंडिया में इस तरीके से लिंग्विस्टिक बाउंड्री
बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो अगर ताकि इंडिया को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गूगल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। सो अगर उनको इंडिया में हर एक पर्सन को केटर करना है तो उनको ट्रांसलेशंस लाने पड़ेंगे। दो प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग ही है, बट उसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत भी लोग बोलते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे। कंट्री की जीडीपी क्या है, सबसे पहले अगर हम कंट्री सेलेक्ट करने की, हमें कौन सी कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम कंट्री की जीडीपी देखेंगे किस तरीके की, क्या वो हाई इनकम ग्रुप कंट्री है, क्या वो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, या फिर वो लो इनकम ग्रुप कंट्री है। उसके बाद हम उनको इकोनॉमी देख सकते हैं, क्या वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर इंडियन मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट हमें पता है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली जीडीपी होने वाली है, ऐसा एस्टिमेटेड है बाय आईएमएफ। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इंडिया ग्रो कर सकती है तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स को भी ये चीज़ पता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जो एफआईआई आएंगे, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ करेंगे अपना पैसा, बिकॉज दे बिलीव इन इंडियाज इकोनॉमी दैट इट इज़ गोइंग टू राइज। एंड कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए जो बिग प्लेयर्स हैं, जैसे कि बिग कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जैसे कि चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, उनसे भी ज़्यादा ग्रो करने वाली है इंडियन इकोनॉमी। सो एज एन इन्वेस्टर आप क्या देखोगे कि हमें कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली इंडिया विल बी वन ऑफ द टारगेट। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है, सो अगेन यू विल फोकस ऑन इंडिया, चाइना या फिर एशियन कंट्रीज पे मेजरली आप फोकस करोगे। लास्टली जो सेगमेंटेशन हो सकता है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट किसके रीच में है, किसके रीच में नहीं है। तो प्रोडक्ट के लिए बेसिकली आप सबसे पहले ये देखोगे, जैसे कि अगर हम HUL की बात करें या ब्रिटानिया की बात करें, तो बहुत सारी आप उनमें कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जो कि आपको लगेंगे कि ये तो राइवलरी प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बिकॉज ये आपस में कम्पीट करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम उनके अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो कि आपस में कम्पीट करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए सर्फ एक्सेल की बात करें, तो सर्फ एक्सेल के भी बहुत सारे ऐसे सब ब्रांड्स आते हैं जो कि एक ही पेरेंट कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन किस बेसिस पे हो रहा है, हमने एक ही कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, बट उसको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया, लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे, कि लोग क्या कंज्यूम करना चाहेंगे। अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड मार्केट अपील एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना, जैसे कि पहले सबसे पहले लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर समझना कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। लोगों का कंट्री, अगर हम किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री का या फिर उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन का हम देखेंगे वहाँ पे किस तरीके की कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, जो आपके लोगों के सोशल बिलीव्स क्या हैं, और उस कंट्री की या उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी की इकोनॉमिकल सैनिटी कैसी है। उसके बेसिस पे हम उसी पर्टिकुलर एरिया में उसी तरीके से मार्केटिंग करेंगे और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडिया में देखें तो अब ऑब्वियसली आप इंडिया में आप टेस्ला की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे, इनफैक्ट आप टेस्ला की एडवर्टाइजमेंट देखोगे ही नहीं, बिकॉज इंडिया में जो मार्केट है टेस्ला के लिए वो बहुत ही नीश सेगमेंट है। वो कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं इंडिया में जो कि अभी टेस्ला को अफोर्ड कर सकते हैं या टेस्ला को यूज़ करना चाहेंगे। बट आप इंडिया में देखोगे कि मारुति सुजुकी की बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं, टाटा मोटर्स की बहुत ज़्यादा एड आती हैं, किया की एड्स आती हैं, MG की एड्स आती हैं, बिकॉज ये अफोर्डेबल रेंज में इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के वेदर, इंडिया के रोड्स को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ियां बनाई गई हैं। बट अगर आप टेस्ला को देखो तो टेस्ला का जो ऑटो पायलट मोड है, क्या वो आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो? जैसे कि इंडिया के ऑब्वियसली इंडिया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस रोड्स। अगर आप हिमालय में जाओगे, हिमालयन रेंज में जाओगे, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, तो ऑब्वियसली आप टेस्ला का ऑटो पायलट मोड वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए जो जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ आती हैं, XUV हुई, वो आपके लिए ऑप्टिमम है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर मार्केट, अकॉर्डिंग टू योर सेगमेंटेशन, you have to place your product in particular that segment. नेक्स्ट इज मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, किस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है अभी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखें तो अभी 5G के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। अगर कोई नई कंपनी इंडिया में इंडिया में अगर लॉन्च होना चाहे तो वो 5G लॉन्च कर सकती है इंडिया में, बिकॉज अभी जियो का अगर हम देखें, एयरटेल का देखें या वोडा आइडिया का देखें, तो मेजर जो 4G प्लेयर्स हैं 3 ही हैं, और 3 ही सिम इंडिया में मेजरली यूज़ होती हैं। अगर कोई चौथी कंपनी इंडिया में ड्राइव करना चाहती है, अगर कोई चौथी कंपनी इंडिया में लॉन्च करना चाहती है, तो अगर उसको
प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, सो ऑब्वियसली ही कैन लॉन्च 5G प्रोडक्ट ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग बजट एलोकेशन। आपके पास एज अ कंपनी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितना बजट है। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख करोड़ है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, तो ऑब्वियसली ये किसी भी एक कंपनी के लिए अच्छा बजट हो गया, किसी भी अगर बड़ी MNC के लिए दिखाएं तो इट्स अ गुड बजट। बट इसको अलोकेट किस तरीके से करना है, कहाँ पे इसको सेल करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। क्या मुझे अगर मान लीजिए मैं एल्डरली में अगर मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड एज लोगों के लिए है, तो मैं जनरली न्यूज़पेपर्स होर्डिंग्स के थ्रू एडवर्टाइज करूँगा। अगर मेरा यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो मैं उसको डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करूँगा। अगर मेरा फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसको मैं टेलीविजन पे और डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से दोनों जगह मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो सिमिलरली मेरे को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरा सेगमेंट क्या है, उसी सेगमेंट के बेसिस पे मैं बजट अलोकेट करूंगा कि कहाँ पे मुझे कितना पैसा इन्फ्यूज़ करना है। लास्टली इफेक्टिव कंपटीशन। जो कंपटीशन है बहुत, जैसे कि अगर हम FMCG की बात करें तो FMCG में अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा फियर्स कॉम्पिटिशन है। इस कॉम्पिटिशन को मेनटेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम ब्रिटानिया की बात करें, डाबर की बात करें, ITC की बात करें, तो ये किस तरीके से कम्पीट कर सकते हैं लोकल प्रोडक्ट के साथ। बिकॉज आप अगर किसी मॉम एंड पॉप स्टोर पर आते हो तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोकल ब्रांड्स आते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अगर हम बिस्लेरी की बात करें तो बिस्लेरी के बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर के माइंड में वो परसेप्शन क्रिएट करना कि बिस्लेरी का ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि आप जो कैमल की एडवर्टाइजमेंट आती थी पहले, वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि बिस्लेरी के जैसे बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट इफ़ यू वांट टू ड्रिंक एक्चुअल मिनरल वाटर देन यू हैव टू चूज बिस्लेरी। तो उस तरीके से उन्होंने अपना सेगमेंट डिसाइड किया और सेगमेंट के बेसिस में उन्होंने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किया, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाई। लास्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज जब आप सेगमेंट करते हो तो आपको बहुत हर एक सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। हर अलग प्रोडक्ट के लिए आपको अलग सप्लाई चेन चाहिए, अलग रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपके और एडवर्टाइजमेंट में भी सबके लिए आपको अलग एडवर्टीजमेंट करना पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च करना पड़ते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट अफेक्टेड। अब आप एक ही वेयर हाउस में कितने प्रोडक्ट रखना चाहोगे? जैसे कि अगर हम ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया के 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। अब एक ही वेयर हाउस में उन्हें वो सारे 200 प्रोडक्ट्स रखने और फिर उनको सेल करने के लिए उनके इंडिविजुअल पिचेस बनानी है, इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट करनी है। लास्टली, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जैसे कि अगर हम OnePlus की बात करें तो OnePlus, ओप्पो, वीवो, ये सब ये तीनों कंपनीज जो हैं वो एक ही मदर कंपनी है, एक ही पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती है, बट उनको जो एडवर्टाइजमेंट है वो अलग करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपेंस बढ़ गया। उनको ये तीनों प्रोडक्ट अलग जगह पे मैन्युफैक्चर करना पड़ते हैं, स्टोर करना पड़ते हैं, तो उनका इन्वेंट्री कॉस्ट भी इससे बढ़ गया। बट एट दी एंड इनका जो तीनों कंपनीज का, OnePlus का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो अलग है, ओप्पो का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो अलग है, सिमिलरली वीवो का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो अलग है। तो ये तीनों आपस में भी कॉम्पीट करते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग सेगमेंटेशन के लिए मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च करे गए, बट स्टिल यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ऐड हो जाता है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट मार्केटिंग सेगमेंटेशन। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।